लिटरेरी थीरीज़ के सिलसिले में लेक्चर्स कर रहे हैं। तो आज लिटरेरी थीरी के जिस सिलसिले का लेक्चर है उसका नाम है न्यू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल क्रिटिसिज्म। अच्छा, इसमें जो गौर करने की बातें हैं ना बुनियादी तौर पे वो देखे हैं जी। न्यू हिस्टोरिकल मीन हिस्ट्री का नया शेड, एंड कल्चरल यानी लिटरेचर का कल्चर से ताल्लुक़, और फिर क्रिटिसिज्म जैसे कि हम लिटरेरी थीरीज़ में क्रिटिसिज्म पर बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ना हम देखेंगे कि हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, ये हिस्ट्री की वजाहत क्या है। 2-3 वजाहतें आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं। सबसे पहले, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स पर्टिकुलरली इन द ह्यूमन अफेयर्स, कि इंसानी मामलात जो कि माजी में गुजर चुके हैं उनके वाक़यात को पढ़ना या लिखना तारीख़ कहलाता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं, द होल सीरीज़ ऑफ पास्ट इवेंट्स कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी एक चीज़ या शख्स के माजी के वाक़यात का जो तसलसल होता है हम उसे हिस्ट्री कहते हैं या तारीख़ कहते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या होता है। कि न्यू हिस्टोरिसिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी थ्योरी whose goal is to understand intellectual history through literature and literature through its cultural context। यानी न्यू हिस्टोरिसिज्म में हम तारीख़ के पीछे जो कार फरमा आइडियोलॉजीज़ थी हम उसको भी देखते हैं, फिर उसके बाद इंटेलेक्चुअली हम देखते हैं कि लिटरेचर, कल्चर और तारीख़ इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। अब हम ट्रेडिशनल वे ऑफ हिस्ट्री को देखते हैं कि रवायती तौर पर तारीख़ को क्या समझा जाता था। देखिए आपके सामने कुछ वजाहतें हैं। स्पिरिट ऑफ एज, उस दौर के वाक़यात, एक्यूरेसी अबाउट दैट और उन वाक़यात का सही होना, फिर लीनियर अरेंजमेंट ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप इवेंट्स, के जो इवेंट्स हैं या जो वाक़यात माजी में हुए हैं उनका आपस में तसलसल कैसे था। मिसाल के तौर पर अगर एक वाक़या हुआ है अब से 1000 साल पहले, कब कहाँ कैसे वाक़या हुआ और वाक़यात की तरतीब क्या थी। फिर हिस्टोरियंस का ख़्याल ये था कि वो जो हिस्ट्री लिख रहे हैं उसकी तरफ उनकी जो अप्रोच है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि वो इम्पार्शियल के लिख रहे हैं। ये ट्रेडिशनल वे था हिस्ट्री का या रवायती तौर पे तारीख़ को जो समझा जाता था। न्यू हिस्टोरिसिस्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, उन्होंने एक नया वे दिया हिस्ट्री का। अच्छा जी, न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले क्या कहते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा, कि उन तारीख़ी वाक़यात के पीछे सियासी एजेंडा क्या था, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या थे, फिर वो जो वाक़यात हुए हैं उनके पीछे कोई आइडियोलॉजीज तो वर्क कर रही थी, वो किन तनाज़ात के नतीजे में पैदा हुए हैं। फिर बैकग्राउंड ऑफ इवेंट्स, वो जो वाक़यात हुए हैं उनका बैकग्राउंड क्या था, वो किस वजह से रूनुमा हुए। फिर कॉजेज़ आर मल्टीपल कम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट टू एनालाइज। न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले ये कहते हैं जी जिस तरीके से तारीख़दान वाक़यात को बयान कर देता है तारीख़ इस तरह नहीं होती। दरअसल जब भी कोई वाक़या रूनुमा होता है तारीख़दान तो उसे एक तरीके से बताता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वाक़या उस तरीके से हो। उस वाक़या के होने के पीछे कई वजूहात हो सकती हैं जो पेचीदा भी हो सकती हैं, और हो सकता है कि उनका अब जायज़ा लेना इतना आसान भी ना रहा हो। फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, दूसरी बात यह है कि तारीख़ को ऑब्जेक्टिवली देखना बड़ा मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि जो नॉन हिस्ट्री है उसका जो पहला तारीख़दान है वो हेरोडोटस समझा जाता है। अब हेरोडोटस ने द हिस्ट्री ऑफ यूनान की तारीख़ लिखी थी, वो भी यूनानी बादशाहों ने खुद लिखवाई थी। अच्छा, अब हम इस चीज़ पर शक का इजहार कर सकते हैं कि यूनानी बादशाहों ने वही कुछ लिखवाया होगा जो वो लिखवाना चाह रहे होंगे। अब अगर हम उसको ऑब्जेक्टिव समझेंगे तो न्यू हिस्टोरिसिस्ट कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। अच्छा जी, न्यू हिस्टोरिसिज्म फिर कहता है कि आर सब्जेक्टिविटी इज़ शेप्ड बाय द कल्चर टू सम एक्सटेंट इन विच वी बॉर्न। अब पीछे हम बात कर रहे थे ना कि वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है, सब्जेक्टिव है, और हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच किसी हद तक उस कल्चर के नतीजे में बनती है जिस कल्चर में हम पैदा होते हैं। फिर आर इंडिविजुअलिटी एंड कल्चर रिफ्लेक्ट एंड क्रिएट ईच अदर। फिर हमारी जो शख्सियत है वो हमारा कल्चर बनाता है, कल्चर हम बनाते हैं। यानी कल्चर और अगर इंडिविजुअलिटी, आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी को समझने की कोशिश करेंगे तो दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे को क्रिएट भी करते हैं।
अच्छा जी, अब हम न्यू हिस्टोरिसिज्म की तरफ जाने से पहले, हालांकि न्यू हिस्टोरिसिज्म 1970s और 80s की थ्योरी है, लेकिन नीत्शे ने इसके बारे में एक राय पहले ज़रूर दे दी थी। नीत्शे क्या कहता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। नीत्शे कहता है कि पीपल फर्स्ट डिसाइड टू व्हाट दे वांट एंड देन फिट द फैक्ट्स टू देयर एम, अल्टीमेटली मैन फाइंड्स इन थिंग्स नथिंग बट व्हाट ही हिमसेल्फ हैज़ इम्पोर्टेड इनटू देम। नीत्शे ये कहता है कि चीज़ों की कोई ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं होती, इंसान अपने लिए वही तख्लीक करता है, इंसान अपनी वही चीज़ तलाश करता है जो वो करना चाहता है। यानी कि नीत्शे की इस वजाहत को देखें तो ऑब्जेक्टिविटी का सिरे से ही कत्ल हो गया जी। दूसरी बात, विल टू पार, विच मीन्स व्हाट वी कैन नॉट स्पीक ऑफ एनी एब्सोल्यूट ट्रुथ्स ऑफ ऑब्जेक्टिव नॉलेज। कहता है कि विल ऑफ टू पार, हम जिस किस्म की ताकत, जिस किस्म की चीज़, जिस किस्म की सोच को हम इख्तियार करना चाहते हैं, हम उसी हिसाब से पढ़ते, लिखते या समझते हैं। तो लिहाजा नॉलेज में कोई ऑब्जेक्टिविटी बाकी बचती ही नहीं। और जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री थी, देखें, उसका सबसे बड़ा दावा ही ये है कि वाक़यात जो होते हैं वो इम्पार्शली बयान किए जाते हैं, वो होते ही ऑब्जेक्टिव हैं। इसके बाद हम आते हैं माइकल फूकल्ट, या इसको मिशेल फूकू भी कहा जाता है, फ्रेंच एक फ़िलासफ़र था। इसने क्या कहा है, न्यू हिस्टोरिसिज्म, आप ये समझ लें कि मिशेल फूको के बगैर समझना नामुमकिन हद तक मुश्किल है। इसने कहा था कि पावर सर्कुलेट्स इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम पॉलिटिकल टू सोशियो इकोनॉमिक फील्ड। अब पावर का जिक्र पहले आया था ना, जो कि नीत्शे ने कहा। तो फूको ये कहता है कि जो ताकत है, यह पावर है, वो सियासियात से लेकर, इकोनॉमी से लेकर सोसाइटी तक हर जगह प्रिवेल करती है, हर जगह लाए करती है, हर जगह सर्कुलेट करती है। डिस्कोर्स एज अ सेंट्रल ह्यूमन एक्टिविटी बट नॉट एज अ यूनिवर्सल जनरल टेक्स्ट, अ वास्ट सी ऑफ सिग्निफिकेशन। जब हम डिस्कोर्स की बात करते हैं ना, गुफ्तगू या उसकी सिग्निफिकेशंस की, वो कहता है कि उसका ना कोई यूनिवर्सल जनरल टेक्स्ट नहीं होता, अगर होता भी है तो ये बहुत लंबी चौड़ी सिग्निफिकेशन हैं, बहुत लंबे चौड़े मीनिंग्स हैं। इसका ताल्लुक किसी एक खास ऑब्जेक्टिव रियलिटी से नहीं है। अच्छा जी, डिस्कोर्स इज अ सोशल लैंग्वेज क्रिएटेड बाय कल्चरल कंडीशन एट द पर्टिकुलर टाइम एंड द प्लेस, और ये हिस्ट्री में भी पाया जाता था। फूको के मुताबिक जो डिस्कोर्स, जो गुफ्तगू, जो मीनिंग, जो मतलब किसी भी कल्चर, किसी भी सकाफ़त, किसी भी जगह पे जो निकाले जाते हैं, वो उस दौर की, उस इलाके की कल्चरल सकाफ़ती सूरत हाल को देख के और उस ख़ास वक्त और उस ख़ास जगह के एतबार से निकाले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक तारीख़ी वाक़या दो मुख्तलिफ़ लोगों के लिए, दो मुख्तलिफ़ जगहों के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। आप इसको अगर अप्लाई करते हैं, अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, अब वो लोग जो जापान की तरफ से लड़ रहे थे, वो लोग एक ही वाक़े को दो तरह से देखेंगे। अब उनके लिए जो दोस्त हैं उनके हीरो हैं, जो दुश्मन हैं वो उनके लिए विलन है। दूसरी तरफ उनके खिलाफ लड़ने वाले जो लोग थे, जो जापानी कौम के हीरो हैं, वो उनके लिए विलन है, और जो उनके लिए विलन है वो उनके लिए हीरो हैं। अब जगह, वाक़या, कल्चर के एतबार से जो हिस्टोरिकल इवेंट है उसकी दो इंटरप्रिटेशंस हो गई। अच्छा, डिस्कोर्स कैरी मैनी शेड्स ऑफ थॉट। अब एक डिस्कोर्स सिर्फ एक चीज़ की वजाहत नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके साथ कई और शेड्स ऑफ मीनिंग भी चल रहे होते हैं। डिस्कोर्स इज इक्वल टू आइडियोलॉजी। आप किसी भी शख्स से किसी चीज़ का मतलब पूछें ना, या वजाहत पूछें, अगर आप उसको अनफोल्ड करते चले जाएं तो आप उस शख्स की आइडियोलॉजी तक पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कैमरा के बारे में बात कर लें, टीवी, फिल्म, रेडियो के बारे में बात कर लें, आप मुख्तलिफ लोगों से आज़ाद राय पूछें। अगर सारे लोग अपनी राय दें, लेकिन वो राय अपनी हो, किसी की कॉपी की हुई ना हो, आप देखेंगे कि उस राय के पीछे हर शख्स की अपनी आइडियोलॉजी काम कर रही है। कोई सेकुलर बंदा है, कोई मजहबी आदमी है, कोई बंदा ऐसे है जो रवायती है। हर बंदा अपने एतबार से अपने ख्याल का इजहार करेगा। अच्छा जी, मिशेल फूको ने 3 किस्म के एक्सचेंजेस का जिक्र किया है जिसकी मदद से पूरी सोसाइटी बनती है या पूरा मुआशरा वर्क करता है। उन चेंजेस में पहला चेंज है मटेरियल गुड्स का। कहता है कि थ्रू सच प्रैक्टिसेस एज बाइंग एंड सेलिंग एंड बार्टरिंग एंड गैम्बलिंग एंड टैक्सेशन, चैरिटी एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट, जो मटेरियल चीज़ें हैं, किसी न किसी तरीके से कोई चीज़ ख़रीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई ज़मानत दे रहा है, कोई उधार दे रहा है, कोई किसी तरीके से लेके चल रहा है, यानी चीज़ें ऐसी एक्सचेंज होती चली जाती हैं। चीज़ों की सर्कुलेशन चेक करें तो पूरे मुआशरे के अंदर वो चीज़ घूम रही है। दूसरा एक्सचेंज आता है पीपल,
लोगों का इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, शादी ब्याह के ज़रिए, अडॉप्शन के ज़रिए, किडनैपिंग के ज़रिए और स्लेवरी के ज़रिए। वही लोग हैं बादशाह हैं, वही लोग हैं हेल्पर्स हैं, वही लोग हैं किसान हैं, वही लोग हैं फ्यूडल्स हैं, वही लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब इंसानों का एक्सचेंज हो रहा है। तीसरा एक्सचेंज जो वो कहता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ थ्रू द वेरियस डिस्कोर्सेज ऑफ द कल्चर प्रोड्यूसर। अब बाज़ दफ़ा ना घूम फिर के आइडिया दोबारा वही आ जाता है, घूम फिर के ख्याल वही आ जाता है। अगर नहीं भी आता तो वो जो आइडियोलॉजीज़ का हेर फेर है वो उस कल्चर, उसका नतीजा होता है, यानी कि वो एक्सचेंज किसी न किसी और शक्ल में ज़ाहिर हो रहा होता है जो माशरे के अंदर पाया जा रहा है। अच्छा जी, इसके बाद फूको कहता है कि देयर इज़ नो मोनोलिथिक स्पिरिट ऑफ एज, नो टोटलाइजिंग ऑफ हिस्ट्री। इसने इस बात को ही रिजेक्ट कर दिया कि तारीख़ के अंदर या मीनिंग के अंदर या एज के अंदर कोई मोनोलिथिक रिलेशन होता है, कोई यूनिटी पाई जाती, कोई टोटलाइजिंग इफेक्ट होता है। वो कहता नहीं होता। आप तारीख़ को, आप किसी भी चीज़ के मीनिंग को, आप किसी भी कैफियत को आप ये नहीं कह सकते कि इट इज़ एग्जैक्ट, ये ऑब्जेक्टिव है। उसके कई पहलू हैं, आप उसको किसी और शक्ल से देखें तो वो कुछ और नज़र आएगी। यहाँ पर न्यू हिस्टोरिसिस्ट ने तारीख़ को सिरे से ही रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, डायनेमिक अनस्टेबल इंटरप्ले अमंग डिस्कोर्सेज, फ्लक्स ओवरलैपिंग, इट इज़ अ काइंड ऑफ नेगोशिएशन। कहते हैं कि एक डिस्कोर्स हुआ, दूसरा डिस्कोर्स हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पाँचवा हुआ। अब सारे एट द सेम टाइम एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं और सारे एक दूसरे के साथ निगोशिएट भी कर। आप इसको समझ लें कि गुजारा चला रहे हैं जी आप। अच्छा जी, अब हिस्ट्री कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव, ये बातें हम बार बार कर चुके हैं कि तारीख कभी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती। कैन नॉट एडिक्वेटली डेमोन्स्ट्रेटिव, वो कभी भी पूरी तौर पे वजाहत नहीं कर सकती। हिस्टोरिकल हिस्टोरियन चूज़ डाटा रफली। अब तारीख दानों ने जो डाटा इकट्ठा किया तो वो रफली किया, तो वो बड़ा महदूद था। अब एक शख्स अगर एक पूरे इलाके की और पूरे 50 साल की तारीख लिख रहा है तो ये बज़ाते ख़ुद एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है कि उस शख्स ने इतनी बड़ी थॉट को सबके एतबार से कैसे इकट्ठा कर लिया और बयान कर दिया। जो कुछ वो बयान कर रहा है, क्या उस पर सारे लोग मुत्तफिक थे जिस दौर में तारीख लिखी गई। हिस्टोरिकल टेक्स्ट कैन बी यूज एज अ लिटरेरी टेक्स्ट बिकॉज ऑफ इट्स सब्जेक्टिविटी एंड फिक्टिशियसनेस ऑफ सम एक्सटेंट। अच्छा, किसी हद तक ना न्यू हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो तारीख है ये भी इमेजिनेटिव है और वो टेक्स्ट जो इमेजिनेटिव हो वो लिटरेचर में फॉल कर जाता है। न्यू हिस्टोरियंस कहते हैं कि तारीख को आप कल्चरल टेक्स्ट के तौर पर भी, लिटरेरी टेक्स्ट के तौर पर भी स्टडी कर सकते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री एंड कल्चर कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्प्लेक्स एरिना ऑफ द डायनेमिक फोर्सेस ऑफ विच वी कैन कंस्ट्रक्ट ओनली अ पार्शियल सब्जेक्टिव पिक्चर। कहते हैं कि ये इतना डाटा, इतना मटीरियल, इतनी तारीख, इतने मीनिंग्स इकट्ठे हो चुके हुए हैं कि आप सबके लिए कोई एक ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं निकाल सकते। आप उसमें अपनी अप्रोच, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी ज़रूरत, अपनी एज, अपने कल्चर और अपनी सहूलत के एतबार से ही मीनिंग निकालेंगे। और वो मीनिंग जो आप अपनी सहूलत, अपने जहन, अपनी सोच और अपने एतबार से निकालेंगे वो कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, वो सब्जेक्टिव है। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात होगी न्यू हिस्टोरिसिज्म की। अब देखना जी कल्चरल क्रिटिसिज्म क्या होता है। द डोमिनेंट क्लास डिक्टेट्स व्हाट फॉर्म्स ऑफ आर्ट आर टू बी कंसिडर्ड हाई सुपीरियर कल्चर एंड बैलेट एंड द ओपेरा एंड द अदर फाइन आर्ट्स फ्रॉम द पॉपुलर कल्चर। और बाकी नीचे लोअर कल्चर का भी लिखा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके मुताबिक ये भी वैसे हिस्टोरिसिज्म में भी फॉल कर जाता है। कहते हैं कि जो डोमिनेट क्लास होती है, जहाँ पर हम डोमिनेट क्लास की बात करेंगे ना, जहाँ पर हम पावर की बात करेंगे, तो वहाँ पर आप मिशेल फूको को याद करेंगे कि पावर गेम। मिशेल फूको का एक कॉल जो कहा था ना, नॉलेज इज़ पावर, जिसको जोड़ा जाता है कि ये बेकन का कॉल है, इसको समझ लें कि फूको ने उल्टा के इस्तेमाल किया है कि पावर इज़ नॉलेज। ये पावर को ज़्यादा डोमिनेट इफेक्ट देता है। कहते हैं कि डोमिनेट क्लास डिक्टेट्स व्हाट फॉर्म्स ऑफ आर्ट आर टू बी कंसिडर्ड हाई। कहते हैं जो डोमिनेट क्लास है ना, वो करार दे देती है कि ये लिटरेचर की जो फॉर्म्स हैं, गाने, फिल्म या जो भी चीज़ है, ये हाई है, और वही क्लास करार दे देती है ये लो है। हालांकि असल में लिटरेचर में इस तरह हाई और लोअर का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है अगर आप इसको क्लास वाइज डिवाइड करें। अच्छा जी, फॉर कल्चरल क्रिटिक्स कल्चर इज़ अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज़ अ लिव्ड एक्सपीरियंस नॉट अ फिक्स डेफिनेशन। कल्चर तो जी देखो फिक्स डेफिनेशन है नहीं, ये लिविंग एक्सपीरियंस है। कल्चर डेवलप होता है लाइफ के साथ, प्रोसेस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। अच्छा जी, अब कल्चरल क्रिटिसिज्म और लिटरेचर के 2-3 जो एलिमेंट्स हैं वो ज़रा देखिएगा।
Cultural criticism tends to be more overtly political in its support of the oppressed groups. Cultural criticism जब आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि एक ख़ास जनरेशन, एक ख़ास तबका, एक ख़ास कम्युनिटी किस तरीके से एक ख़ास कल्चर, एक ख़ास कम्युनिटी, एक ख़ास किस्म के डिस्कोर्स को सप्रेस कर रही है। इसमें आप देखेंगे बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल ओरिएंटेशन कल्चरल क्रिटिसिज्म ऑफन ड्रा द मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट एंड अदर पॉलिटिकल थीरीज इन परफॉर्मिंग इट्स एनालिसिस। चूँकि जी सप्रेशन का जहाँ पर भी लिटरेरी थीरी के अंदर ना सप्रेशन का वर्ड आ जाएगा ना, तो जहन में रखिएगा कि ये साइकोलॉजिकल सप्रेशन भी हो सकती है जो साइको एनालिसिस में चली जाएगी, ये जेंडर वाइज सप्रेशन भी हो सकती है जो कि फेमिनिज्म में चली जाएगी, ये पॉलिटिकल सप्रेशन भी हो सकती है जो कि कॉलोनियलिज्म में और न्यू कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म में चली जाएगी। अच्छा, कल्चरल क्रिटिसिज्म इन द नैरो सेंस ऑफ द टर्म इज स्पेशली इंटरेस्टेड इन पॉपुलर कल्चर। अच्छा, कल्चरल क्रिटिसिज्म ये समझ लें कि उस दौर का जो पॉपुलर कल्चर होता है ना, उसके लिटरेचर के साथ लिंक्स को फाइंड आउट करती है। अच्छा जी, अब हम रिलेशन चेक करते हैं कि कल्चरल क्रिटिसिज्म का लिटरेचर के साथ क्या ताल्लुक़ है। इसमें कुछ इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं कल्चरल क्रिटिसिज्म में कि व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर, व्हाट मॉडल्स ऑफ द प्रैक्टिस डज दिस वर्क सीम टू एनफोर्स, कि ये वाला जो राइटिंग पीस है किस किस्म के बिहेवियर, किस किस्म के रवैये को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। वाई माइट रीडर्स एंड पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस फाइंड दिस वर्क कंपेलिंग, उस दौर के लोग इस राइटिंग पीस को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। Are there differences between my values and the values implicit in the work I am reading? क्या इस अदब के पीस के अंदर, इस टुकड़े के अंदर, इस राइटिंग के अंदर, नॉवल, ड्रामा, पोइट्री जो भी है, इसकी जो वैल्यूज़ और आइडियोलॉजीज़ हैं उसका मेरी वैल्यूज़ और आइडियोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है। अपॉन व्हाट सोशल अंडरस्टैंडिंग्स डज द वर्क डिपेंड, और ये जो काम है, ये जो लिटरेरी वर्क है, ये जो लिटरेरी पीस है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस सोशल कॉन्टेक्स्ट में है या नहीं है, या उसको सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या रिलेशन है। Whose freedom of thought or movement might be constrained implicitly or explicitly by the work। अच्छा, ये जो काम है किस किस्म की आज़ादी, सोच या सप्रेशन को जाहिर कर रहा है, या what are the larger social structures with which these particular acts of praise of the blame that is the text apparent ethical orientation might be connected। और इस राइटिंग पीस के अंदर एथिकली कुछ चीज़ों को गलत और सही कहा गया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस बुनियाद पर कहा गया है। अच्छा जी, अब कल्चरल क्रिटिसिज्म के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं, मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस थीरी के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। ये समझ लें कि क्रुक्स ऑफ द मैटर है कि हाउ डज द लिटरेरी टेक्स्ट फंक्शन एज पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम विद अदर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टेक्स्ट फ्रॉम द सेम पीरियड। यानी कि ये जो लिटरेरी पीस है वो उस दौर के बाकी राइटिंग पीसेस के साथ, बाकी ड्रामाज, नॉवेल्स और पोएम्स के साथ कितने रिलेशन में है और कितने में नहीं है, कहाँ पे फ़र्क में है और कहाँ पर उसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है। How can we use a literary work to map the interplay of both traditional and subversive discourses, calculating in the culture in which that work emerged or not cultures in which। यानी कि वो जो राइटिंग पीस, वो जो राइटिंग है, वो जो ड्रामा, नॉवल, पोइट्री का जो भी कोई चीज़ है, वो अगर किसी कल्चर के अंदर पढ़ी जा रही है तो उसमें कितने किस्म के डिस्कोर्सेस, मीनिंग्स या मीनिंग के पहलू सर्कुलेट कर रहे हैं, उनमें फ़र्क क्या है, वो एक दूसरे को ओवरलैप कहाँ पे कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में कहाँ पर आ रहे हैं। What does the literary text add to our understanding of the ways in which literary and non-literary discourses, political, scientific, economic। फिर हम ये चेक करते हैं कि वो जो राइटिंग पीस जिसको हम पढ़ रहे हैं, हम उसको कल्चरली या हिस्टोरिकली देख रहे हैं, उसका लिटरेरी और नॉन लिटरेरी चीज़ों से फ़र्क कितना है और उस पीस के अंदर लिटरेरीनेस कितनी पाई जाती है। What does the literary work suggest about the experience of the groups of the people who have been ignored। अच्छा जी, फिर वही बात आ गई, न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर सप्रेशन वाले एलिमेंट्स ज़रूर आते हैं कि इस राइटिंग पीस के अंदर किस किस्म की कल्चर की सप्रेशन दिखाई गई है, किस किस्म के तबके को, कम्युनिटीज़ को, कैरेक्टर को सप्रेस दिखाया गया है। और आखिरी सवाल इसके हवाले से, हाउ हैज़ द वर्क्स
reception by literary critics and the reading public, including the reception of its point of origin, changing responses to their work over time। फिर हम ये भी देखते हैं कि वो जो लिटरेरी वर्क था उसको क्रिटिक्स ने कितना सा वज़न दिया और वो लोगों में मकबूल हो सका या ना मकबूल हो सका, या उसके कौन से पहलू थे या नहीं थे। ये वाली सारी चीज़ें न्यू हिस्टोरिसिज्म और कल्चरल क्रिटिसिज्म के हवाले से थीं, जो कि लिटरेरी थीरीज़ में एक लिहाज से एक आखिरी बड़ी थीरी समझी जाती है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई क्यूरीज हों, कुछ सवालात हों या आरा हों, वो कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर।